मैं लोगों का दिल जीतने के लिए आया हूँ। मैं चामराजपेट की हालत को बदलने के लिए आया हूँ। चंद लोगों को पैसे बांटने से कोई गरीबों का मसीहा नहीं बनता। बेंगलुरु में भास्कर राव का बयान। चामराजपेट में बीजेपी के उम्मीदवार हैं भास्कर राव। भास्कर राव ने उर्दू मीडिया से किया खिताब। बीजेपी के उम्मीदवार और बेंगलुरु के साबिक पुलिस कमिश्नर भास्कर राव की उर्दू मीडिया से खास गुफ्तगू। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट। सबसे पहले मैं बेंगलोर शहर के जितने उर्दू के मीडिया के नुमाइंदे हैं आए हैं, सबका मैं इस्तकबाल करता हूं मेरे ऑफिस को। आपने हम अपना कीमती वक्त देके मेरे ख्यालात सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं चामराजपेट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव का उम्मीदवार बनके चुनाव लड़ने के लिए चुनाव के मैदान जंग में उतर के आया हूं। आप सबको मालूम है कि पिछले 30 साल से ये भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में अपना कोई भी नुमाइंदा खड़ा नहीं कर पाया, और खास करके पिछले 18.5 साल से एक ही नुमाइंदा जो कांग्रेस के हैं, पहले जेडीएस में हुआ करते थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं, उनकी ही हुकूमत चल रही है। और 3 चुनाव जीत के आए हैं, 4 चुनाव जीत के आए हैं, और 5वें चुनाव के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। मेरे सामने मेरी पार्टी ने एक बहुत बड़ी चुनौती दी है कि मुझे चामराजपेट से खड़े होने के लिए। मैं यहाँ आकर किसी को हराने नहीं आया हूँ, किसी को जलील करने नहीं आया हूँ, किसी को मिटाने नहीं आया हूँ। हालांकि मैं लोगों का यहाँ दिल जीतने आया हूँ, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। इस शहर का बीचों बीच जो है चामराजपेट, इससे मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। ये यहाँ जिस जगह में हम बैठे हैं, ये मेरे परदादा जी का घर है। 100 साल पुराना घर हुआ करता था, इसको तोड़वाने के बाद में एक दूसरी घर बनी, तो वो भी 30-35 साल की हो चुकी है, और मैं यहाँ कोई नया नहीं हूँ। आपके सामने मैं यही पेश करना चाहता हूँ कि चामराजपेट एक इतनी पुरानी लोकेलिटी होने के बाद भी यहाँ पर क्यों तरक्की और तब्दीली नहीं हो पाई लोगों की। ये बड़े दुख की बात है। सरकार जो भी हो, जेडीएस की हो, कोलिशन की हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, हर साल 100-125 करोड़ देते हुए आई है। इसके अलावा और भी पैसे आते हैं, लेकिन आप यहाँ के हालात अगर देखेंगे तो आपको बहुत दुख महसूस होगा, क्योंकि यहाँ कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई है। ये चामराजपेट ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बड़े अच्छे जगहों से घिरा हुआ है। ऊपर आपका राजाजी नगर है, मल्लेश्वरम है, हनुमंत नगर है, बसवनगुड़ी है, और चिकपेट है, और अच्छे जगह। चामराजपेट में ही शहर की सारी गंदगी, न कोई सफाई, न रास्ते, इतनी गरीबी, और यहाँ की जो गरीबी है ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ तालीम की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर सेहत को ठीक करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। कुछ पूछो तो नुमाइंदे बोलते हैं कि आप विक्टोरिया हॉस्पिटल चले जाओ, यहाँ बड़ा अस्पताल है, या अगल बगल के कोई स्कूल में चले जाओ। सबका हक बनता है, हर बच्चे का हक बनता है कि उसको अच्छी तालीम मिले, जो कि यहाँ पर 20-25 साल से किसी को नहीं मिल रही है। यहाँ पर केवल सियासी नजरों से चामराजपेट का इस्तेमाल हो रहा है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और पता नहीं इतने करोड़ों रुपए जो चामराजपेट में आए हैं, ये जानना जरूरी है कि गया कहां है पैसा। मैं चामराजपेट के गली गली का दौरा लिया हूं, खास करके इतने गरीब जगह हैं जहां मुझे दुख से कहना पड़ता है कि लोग कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहे हैं। ये उनका हक नहीं बनता है। इन सबको एक अच्छा फ्यूचर चाहिए। मुझे इसी की सबसे बड़ी
वरी है कि इनको अगर गरीब, क्यों इनको गरीब की तरह रखा गया है। मैं यहाँ के कांग्रेस को हराने नहीं आया हूँ या कोई यहाँ के नुमाइंदे को हराने नहीं आया हूँ, बस इतना ये लेके आया हूँ कि आपके साथ रह के मुझे एक मौका दीजिए। मुझे तजुर्बा है, लंबी तजुर्बा सरकार में मेरी रह चुकी है और कहाँ से क्या काम हो सकता है उससे अच्छी तरह से मैं वाकिफ हूँ। और यहाँ के लोगों को सबसे पहले चामराजपेट में क्या चाहिए, जो है चामराजपेट, आजाद नगर, जे नगर, पादरायणपुर और आपका चलुवादी पाಳ್ಯ, रायपुरम और उसके बाद में सिटी मार्केट, सबसे पहले जो है ना इस जगह की सफाई। करोड़ों रुपया बीबीएमपी में है लेकिन यहां की सफाई क्यों नहीं हो रही है, इसका आंसर चाहिए। दूसरी बात, यहां सरकारी स्कूल क्यों नहीं चल रहा है। बाकी जगह सरकारी स्कूलें जो है जो चल रही है, लोग बच्चों को उससे तालीम की अच्छी व्यवस्था मिल रही है। यहां पर लोगों को महंगे फीस देके जाना पड़ रहा है, जो नहीं जा पा रहे हैं उनको अपनी तालीम को बंद करके रखा है। मैं गली गली घूम के आया, लोगों को डायबिटीज है, लोगों को अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन उनके पास में पैसे नहीं है उन बीमारियों को ठीक कराने के लिए। वहां एक जो अस्पताल नाम के वास्ते हैं, उनकी इसके लिए पैसा आया है, कागज पर लिखा है कि पैसा खर्च हुआ है, लेकिन कहां खर्च हुआ है। ये सब तहकीकात की जरूरत है यहाँ पर। मतलब यहां जो हुआ है, लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। लोग जिस चीज के हकदार हैं उनको हक नहीं मिला है। मैं पिछले 35 साल पुलिस में रह के, सरकार में रह के, बिना एक भी इल्जाम के बाहर आया हूं। मैं लोगों से केवल एक मौका मांगना चाहता हूं। यहां कहते हैं कि 50% के ऊपर मुसलमानों की आबादी है। हाँ, मैं गैर मुसलमान हो सकता हूं, क्या मुसलमान भाइयों और बहनों की हिफाजत नहीं कर सकता हूं क्या? इसी बीजेपी सरकार में मैं शहर का कोतवाल था, शहर का पुलिस कमिश्नर था। मुश्किल दौर में मैं जो 300-400 जुलूसें निकली सीएए एनआरसी के दौरान, सारे मुल्क में हल्ला हंगामा हुआ, गोली चली, लाठीचार्ज हुआ, लोगों का खून खराबा हुआ। बेंगलोर में मैंने मुसलमानों का एक बूंद खून जमीन पर नहीं गिरने दिया। हालांकि बहुत मुश्किल की घड़ी से हम पास हुए थे उस समय। उसी समय कुद्दूस साहब दरगाह के सामने मुसलमान भाइयों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था उस समय। वो अपनी ख्याल पेश करके सरकार को एक मैसेज देना चाहते थे कि हम इससे बहुत नाराज हैं या अपनी नाराजगी जताना चाहते थे। मैं आपको बड़े फख्र से कहना चाहता हूं कि उस दिन भी जो 3.25 करोड़ का, जो 3.25 लाख का जो मजमा शहर के कोने कोने से कुद्दूस साहब दरगाह आया, मेरे लीडरशिप के 31,000 पुलिस वालों ने 3-4 दिन मेहनत करके कि एक भी पत्थर कहीं नहीं गिरा, ना एक टायर जला, ना कहीं भी खून खराबा हुआ। और जितने हमारे मुसलमान भाई थे वहां आए, अपने ख्यालात पेश किए, अपनी बातों की चर्चा हुई और सरकार को जो पैगाम भेजना था उस दौर से उन्होंने भेजा और वापस गए। और जितने उलमा इकराम के थे वो सब मेरे ऑफिस आए और उन्होंने मुझे बहुत थैंक्स भी बताया। ये मैंने अकेले ये काम नहीं किया, मेरे सब टीम वाले मिलके किए। जब कोविड का दौरा शुरू हुआ, निजामुद्दीन मरकज से आपके बिरादरी के बहुत सारे हजरत बहुत बाहर से जो आए थे, उनके ऊपर अलग अलग जगह में जोर जबरदस्ती हुई, उनको जलील की गई, उनको मैली आंखों से देखा गया। लेकिन जब बेंगलोर में जो लोग आए थे उन पर भी ऐसा होने वाला ही था। उस समय मैं यहाँ का कमिश्नर होके सीएम साहब को बोला कि उनको जलील करने से सारे मुसलमान को बहुत दिल पर ठेस पहुंचेगा, क्योंकि ये लोग इस्लाम के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। इनको अगर हम चोरों के तरह, डकैतों के तरह इनके साथ हम पेश आएंगे तो कहेंगे तो कुछ नहीं मुसलमान, लेकिन उनको लगेगा कि भाई उनके बड़े बुजुर्गों और उनके हजरतों को हमने बहुत जलील किया करके, उनको अच्छी तरीके से बातें उनके साथ करके हज भवन में उनको भेज के उनको अलग से आइसोलेट करके, इसी का दिल पर किसी को ठेस पहुंचने का मौका नहीं दिया मैंने।
कोविड के दौरान भी और सीएए के दौरान भी, जहां भी किसी भी तरह की फिरका परस्ती बातें, दरार खड़ा करने की बातें आया करती थी, उस समय मैंने जी जान लगा के इंसानियत को ऊपर रखते हुए सबको अपने ताकत अनुसार समझा के शहर में अमन कायम रखा। और यही मैं बड़े फख्र से कहना चाहता हूं आप सभी के सामने। और जब एक पुलिस वाले की तरह मैं आपका इतना सेवा कर सकता था, आपका मैं नुमाइंदा बन के आपके लिए मैं और बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं किसी को जलील करने नहीं आया हूं, न किसी को हराने आया हूं, बस आपका दिल जीतने आया हूं। और मेरे समय में बहुत सारी मुसलमान लड़कियां जो पुलिस में थी, उनको भी अच्छे अच्छे डिप्टी कमिश्नर का पोस्ट, एसीपी का पोस्ट मैंने मांग के दिलवाया। मैं सीएम साहब को बोला, हालांकि बीजेपी सरकार भी थी उस समय, नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन तब भी जो मुसलमान लड़कियां थी वो डीसीपी के पोस्ट पर 2 लड़कियां थी, यहाँ पर 3 लड़कियां एसीपी के पोस्ट पर थी। इससे क्या होता है कि मुसलमानों को भी एक हौसला मिलता है कि चलो हमारे पढ़े लिखे लड़कियों को एक सरकार ने एक अच्छा मौका दे। सरकार ने भी अच्छा नाम लिया और मुसलमान बच्चे बच्चियों में भी एक तरह का प्राइड आया कि अगर हम तालीम हासिल करें तो हम भी उस तरह से अफसर बन सकते हैं करके। मैंने कोई बहुत बड़ा चीज नहीं किया, इन छोटी छोटी चीजों से आम मुसलमान का दिल जीतने का कोशिश किया और मुझे बहुत प्यार मिला। जब भी मैं कहीं हुसैन डे का सेलिब्रेशन हो, वहां जाके सभी को ही बोला करता था कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, आप बिना सिफारिश के मेरे साथ आके मिल सकते हैं। बहुत से लोग आए मुझसे मिलने के लिए। अपनी छोटी मार्केट के जामिया मस्जिद में एक बार नहीं, मैं बहुत बार गया। और जामिया मस्जिद के जो वो हजरत हैं मकसूद इमरान साहब से हमारी बहुत गुफ्तगू हुआ करती थी। गुफ्तगू इसलिए होती थी कि किस तरह से आम गरीब मुसलमान की जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए और हुकूमत की तरफ से मैं क्या कर सकता हूं और वो अपने तरफ से क्या करते थे। इससे हम दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हुई और इस दोस्ती के कारण जो है बहुत से छोटे मोटे प्रॉब्लम जो बड़ा होकर भड़क सकते थे वो नहीं हो पाया। आज सबसे अहम बात यही है, मैं आपके सामने बड़े हिम्मत से कहना चाहता हूं कि बुरा मत मानिए, लेकिन हमारे मुसलमान भाई और भाई बहनों को उतना जज्बाती नहीं होनी चाहिए कि हुकूमत हमसे मोहब्बत कर रही है या हुकूमत हमसे नफरत कर रही है। हुकूमत को किसी से नफरत भी नहीं है, किसी से मोहब्बत भी नहीं है, बस हुकूमत को अपना चलाना है। आप अगर हुकूमत से दूर होते चले जाएंगे, हुकूमत में और आपके बीच में दरार बनते जाएगा और ये जितना दूर जाएंगे वो दरार बढ़ते जाएगा। और अगर आप बहुत दूर चले गए, वहां से आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे भी तो हुकूमत को सुनाई भी नहीं देगी आप पर। इसलिए मेरी विनती आपसे यही है कि आप हुकूमत के पास रहें। हुकूमत आपका काम नहीं भी करे, आपके आदमी, आपके लोग सब जगह रहने चाहिए। किसी के साथ में नफरत रखने की जरूरत नहीं है, ना मोहब्बत करने की जरूरत है। मैं यही चीज सबको बोलते रहता हूं कि हम लोगों को साथ रहना बहुत जरूरी है। येडियुरप्पा साहब भी बोला करते थे कि नावेला वन तट्टेली ऊटा माड़ो मಕ್ಕಳು अंट मंदरागी इरबेकु। जब भी आपको मुश्किल की घड़ियां का सामना करना पड़ा, जब हिलाल का मसला हो या मसाजिद का माइक का मामला हो या अलग अलग मामला हो, आपने महसूस किया होगा कि मुसलमान जो है अकेले अपना जंग लड़ा, आपके माइनॉरिटी के भी कोई साथ में नहीं आए। इस चीज़ में मैंने बहुत से आपके हजरत और जो सीनियर्स हैं उलेमा इकराम को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग सबके साथ दोस्ती बना के रखिए। एक फूल का गुलदस्ता, एक फल की टोकरी स्वामी जी वगैरह को आप भेजेंगे, वो आपके साथ में अच्छे रिश्ते रखेंगे। वो आप उनको मस्जिद के अंदर आप बुलाइए, वो आपको अपनी मठ मंदिर में बुलाएंगे। हमारा इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मालिक तो एक ही है सबका। सो अब ऐसी घड़ी पर हम पहुंचे हैं कि हम लोगों को साथ रहना है। पोलराइज करके एक दूसरे के ऊपर में इल्ज़ाम लगाते रहेंगे तो ये कितना दिन ये मसला चलते रहेगा। ये आगे आगे बढ़ते रहने से इसको रोकना है। मैं
यही आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि मुझे आप इस्तेमाल कीजिए एक ब्रिज की तरह। मैं आपके बहुत करीब आ चुका हूं, आपके दिल के करीब आ चुका हूं एज पुलिस अफसर, और भी करीब आना चाहता हूं, ताकि आपकी जिंदगी में मेरे तजुर्बे से कोई फायदा आपको हो तो बहुत बढ़िया है। इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, मेरी पहुंच सब जगह है, सबसे मेरी अच्छी पहचान है। मेरे अच्छी तरह से मेरी इस्तेमाल कीजिए आप। मैं आपकी जुबान भी बोल सकता हूं, आपको समझ सकता हूं, और जहां तक हो सके आप लोग सबके साथ में रह के आपके साथ में नजदीकियां बनाना चाहता हूं। मैं आपसे यही विनती कर रहा था कि कोई एक पार्टी लेके मैं इस पार्टी से हमारी नफरत है, इस पार्टी से हमारी मोहब्बत है, ये पार्टी हमारे साथ है, ये हमारे साथ नहीं है करके ये ना बनाए। आपके सामने खड़े हुए नुमाइंदे का कैरेक्टर देखें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें, पिछले की हिस्ट्री देखें। यानी कि सर ये 3 साल से तीन टर्म से एमएलए थे, कांग्रेस के एमएलए थे, तो डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ कि क्या वर्क होना था वो नहीं हुआ। आप देखिए चामराजपेट जो है एक अपाहिज बच्चे की तरह है घर में। चामराजपेट जिस तरह की तरक्की कर सकता था कर ही नहीं पाया। अगल बगल के रास्ते देखिए, जयनगर के देखिए, राजाजी नगर का देखिए, क्यों चामराजपेट को वो नहीं मिल सकता है। आप चामराजपेट का वार्ड में कम से कम कुछ तो खुशहाली है, लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे, आप कभी सुबह 6 बजे सिटी मार्केट में जाके देखिए, इतनी गंदगी। वहां का जो मटन मार्केट है, वहां आप अगर आपका खस्सी वहां कट रहा है, आपको दिल भी नहीं करेगा कि उस खस्सी को आप खाएंगे करके। और वहां का फूल का मार्केट देखिए, इतनी गंदगी में लोग कैसे वहां रह सकते हैं करके। क्या ये साफ नहीं हो सकता है? क्या किसी ने मना किया साफ करने के लिए? ऊपर वाला हम सबको एक मौका देता है जिंदगी को सुधारने के लिए। हमको वो मौका पकड़ के अपनी जिंदगी में सुधार लानी चाहिए। इतनी गरीबी में आप गरीब पैदा हो, गरीब की तरह रह रहे हो, गरीब की तरह आपकी और फिर गरीबी छोड़ के जा रहे हो। मेरी तमन्ना यही है कि जो गरीब की तरह पैदा हुआ है उसको गरीब की तरह मरना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में इतनी मौकाएं सबके सामने हैं कि हम किसी न किसी मौके को पकड़ के जो डेवलपमेंट का बस है वो बस के ऊपर चढ़ जाना चाहिए। सो इसलिए मैं आप सबसे यही विनती करना चाहता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं कि जो आजकल अखबार में देख रहे हैं कि भाई चामराजपेट में तो केवल हिंदू मुस्लिम का मामला है वो, और ये मामला को इस तरह से ना देखें। मुझे आप अपने नुमाइंदे की तरह साफ नज़रों से देखें, और मुझे इस अपने तजुर्बे से बहुत कुछ करने का मुझे मौका मिल सकता है। सो आपसे यही कहना चाहता हूं कि दूरियां को कम करके नज़दीकियां बनाएं, और आने वाली पुश्ती के लिए बच्चों के वास्ते तालीम, सेहत और नौकरी के मौके हम बनाएं, और इन सब से हम ये करने के लिए आपके सामने मैं ये पेश करने के लिए आऊँ। सर आप एक अच्छे उम्मीदवार हैं, आपकी शक्ल बहुत अच्छी है और आपकी कदर जो है मुसलमान भी करते हैं, लेकिन यहाँ के जो एमएलए हैं वो स्टेट के बड़े लीडरों में शामिल शुमार किया जाता है, और वो हिंदू मुसलमान सबको जो है एक साथ लेकर इसको जो है चामराजपेट में तीसरी मरतबा या चौथी मरतबा वो जीत हासिल करने जा रहे हैं। तो कैसे ये दोनों उम्मीदवारों का कैसे देखते हैं? जमीर अहमद खान साहब के ताल्लुक से आपके मैं तो पहले ही बता दिया कि यहाँ पर काम करने के लिए बहुत सी सारी चीजें हैं। एक नुमाइंदे को 20 साल कोई कम समय नहीं है, और पैसे की भी यहाँ कोई कमी नहीं रही है। और यहाँ जो बड़े बड़े डेवलपमेंट के पैसे गए हैं, जनता जानना चाहती कि ये पैसे गए कहाँ, और जो आम आदमी यहाँ का है वो आईएमए का हो, एम्बिडेंट का हो, पैसा खो चुका। नुमाइंदा का फर्ज बनता है कि ये पता करने के लिए कि गरीब के पैसे गए कहाँ और ये पैसे कैसे लौटा सकते हैं। आप वही देखिए, राघवेंद्र बैंक का जो घोटाला निकला, वहां पर नुमाइंदे ने इतना प्रेशर डाला कि जितना पैसा गया था उससे ज्यादा पैसा रिकवर हो गया है। लेकिन दुख की बात यहां है कि जो पैसा गया सो गया, गरीब जाएगा कहां? और अभी भी इतने लोग इस तकलीफ में हैं
और गरीबी इतनी है, आप कह रहे हैं कि वो बड़े अच्छे रिश्ते बना के रखे हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में। गरीबों का मसीहा भी उनको कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अगर वो गरीबों का मसीहा है तो फर नोट बांट देने से 25-30 लोगों का आप गरीबी नहीं हटा सकते हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, आपको स्कूल बनानी है, अस्पताल बनानी है। लोग किसी उनके घर के सामने जाके नोटों के बंडल लेके कोई गरीबों का फरिश्ता नहीं बन सकते हैं। आपकी उनकी जिंदगी में तब्दीली लाना है, तो आपको डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जब तक नहीं लाएंगे तब तक क्या सारा चामराजपेट के 2.5-3 लाख लोग क्या उनके घर के सामने लाइन में खड़ा होकर क्या नोट लेने के लिए जाएंगे? क्या पैसा आता कहाँ है बताइए? तो आप जितने पढ़े लिखे हैं हमको भी तो बताइए। हम इतना पढ़ लिखने के बाद में हमारे पास में इतना पैसा नहीं आया, शायद आप लोगों में से उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। हमको भी तो राज बताइए, वो कौन सा राज है जिससे कि आपको इतना पैसा आ रहा है, ताकि हम भी करोड़पति बन जाए। बिजनेसमैन भी है तो बताइए ना हमको भी किस तरह का, कहां से आपने कौन से कहां से आईआईएम के किस आईआईएम से किया आपने, थोड़ा बिजनेस के सीक्रेट बताइए ताकि गरीबी हट जाएगी यहां से। सो जिम्मेवारी बनती है कि आप जनता के क्वेश्चंस का आंसर आपको देना पड़ेगा। आपको केवल कुछ लोगों को आप खुश करके ये आप नहीं कर सकते हैं। आप भले आप अच्छे इंसान होंगे, इसलिए मैं पहले ही बोला मैं किसी को जलील नहीं करना चाहता हूं, ना किसी को बेइज्जती करना चाहता हूं। मैं तो यहां दिल जीत के काम कर रहा हूं। और उनको तो मिला है, ऐसा नहीं कि उनको मौका ही नहीं मिला ना। 18.5 साल 20 साल कोई कम वक्त थोड़ा है। और इस समय हर साल अगर आपको 100-150 करोड़ मिल रहा है तो जा कहां रहा है पैसा? आप एक दौरा तो लगा के आइए और आपको हैरानी हो जाएगी कि पैसा गया कहां का। इसके अलावा अलग अलग तरीके से पैसे आ रहे हैं और बाकी अलग अलग जो घोटाले में इनके सामने में वो उस घोटाले के बारे में मैं बताना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं वो सब बताना होगा तो मैं अपने आप को छोटा करते हुए जाऊंगा। तो अभी एक सवाल ये है सर के, खैर आप ये तो अपनी बात है, लेकिन बीजेपी ने जिस अंदाज में अपने मैनिफेस्टो में उठाए हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे बनाने का जो पुलिस लेवल पर, ये सब बातें जो है कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही हैं। तो इस पर कैसा? कहीं पर भी मेरा यही कहना है कि अगर किसी भी ग्रुप का इंटरेस्ट को धक्का लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस ग्रुप का नुमाइंदा वहां नहीं है, उसके गैर मौजूदगी से ये सब हो रहा है। अगर वो मौजूद रहता तो आवाज उठा के उस चीज को रोकता। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं सभी लोगों, आप सभी लोगों को, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जनता दल हो, किसी पार्टी से मोहब्बत भी मत करो, नफरत भी मत करो, उस पार्टी में आप रहो। और जो पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताना चाहती है, अगर आप उस पार्टी के हिस्सा नहीं बन रहे हो, पार्टी का भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है। बिरादरी के जो पैसे वाले लोग हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा हटके तो देखो, आपके जो बिरादरी के जो गरीब हैं उनको इसका ठेस पहुंच रहा है। इसलिए वो बीजेपी भी हो या कोई भी हो, आपके लोग सब जगह रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे अपना नुमाइंदे की तरह एक मौका दीजिए और मुझे एक ब्रिज की तरह ट्रीट कीजिए ताकि ये कर सके। क्योंकि यहाँ इतने लोग बोल रहे थे कि भाई यहाँ तो केवल हिंदू मुस्लिम का है, यहाँ पर तो मुसलमान तो केवल मुसलमान को वोट देगा, हिंदू हिंदू को ही वोट देगा करके। मैं तो ओपनली बाहर जाके बोलता हूँ कि अगर भाई आपके अगर जमीर भाई ने आपकी मदद की है तो जरूर उसको वोट डालिए। मैं तो यहाँ तक बोल चुका हूँ। बनता है कि नहीं? अगर आप किसी तकलीफ में अगर आपको जमीर भाई ने आपको मदद किया है तो आपका दिल कहेगा ना, अगर उंगली नहीं भी कहेगा तो दिल तो कहेगा ना कि भाई जिसने हमारी मदद की आप उसी की मदद की। इस अंदाज में सियासत हुई, चाहे वो हिजाब का हो, हलाल का हो, फिर अजान का हो, और ये तमाम इश्यूज आप इसको रिजर्वेशन का इशू है, हाँ, तो ये तमाम जो है माइनॉरिटीज के खिलाफ फैसले हुकूमत की जाती है। तो इस वजह से क्या है ना, कुछ लोग तो ये भी बोल डाले ना कि आपकी वोट की जरूरत भी नहीं है, बोल दिया उन्होंने, बोला कि नहीं? तो ये सब क्यों? ये सब इसलिए क्योंकि आपके नुमाइंदे और आपके लोग वहां नहीं हैं। आपके साथ हमदर्दी जताने वाले लोग हुकूमत में नहीं हैं। हम जैसे लोग जो कि आपको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, आपके साथ रहे हैं, आपकी तकलीफ को पहचाने हैं,
एक सिलसिला यहां से शुरू करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी इसका एहसास हो रहा है कि अगर हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बनाना चाहते हैं तो हमारे मुल्क के अंदर ही में इतने करोड़ मुसलमान हैं, उनके लोगों को भी साथ में रखना है। जब हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो उनको भी तो सबको साथ में, तो अभी भी धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हो रहा है। शायद सारे मुल्क में चामराजपेट से ही शुरू हो सकता है करके। सर, मुसलमान जो है आना चाहते हैं, पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी वाले जो है कोई मौका नहीं देते, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। आप देखेंगे 224 एमएलए दिए हैं, कहीं एक भी रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज को नहीं दिया गया है। या इससे पहले जो है कहीं भी जो है या एमएलसी के तौर पर इससे हुकूमत थी तो कहीं न कोई हमारे नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बीजेपी में अजीम साहब हैं सही। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि किसी पार्टी से ऐसे सब पॉलिटिकल पार्टी लगभग एक ही तरह के हैं। किसी के साथ आप नफरत करके दूर जाएंगे ना तो आप ही दूर चले जाएंगे और आपको लगेगा कि भाई ये पार्टी हमारी भलाई। ठीक है, चलो, जो पार्टी आपकी भलाई करना चाहती है कि वो पार्टी आपकी भलाई की, आपको प्यार से बैठाया आप और आगे कुछ नहीं किया। मैं आपसे बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि सब एक, क्योंकि ये मेरा पॉलिटिकल कैनवासिंग के लिए मैं आपको नहीं बुलाया हूं, आपसे इतना यही कहने के लिए बुलाया हूं कि पार्टी कोई भी हो उसे दूर मत जाओ, उसके पास रहो, उसे काम निकालो। आप ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की पार्टी तो हिंदुओं का सारा काम हो रहा है करके, हिंदुओं के बीच में भी पार्टी के अंदर काफी मांग हो रही कि हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा वो नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। आप भी उसमें लग जाओ कि हमारा भी नहीं हो रहा है करके, तब अगर आपके नुमाइंदे वहां हैं तो किसी को हिम्मत भी नहीं होगा ना कि आपके बारे में कुछ बोले। अगर आपकी कोई वहां है इस कमरे में, अगर मान लीजिए जो नहीं उसको, अगर उसके बारे में हम बुराई कर रहे हैं, अगर वो बाहर है, वो बाहर से कह रहा है कि हमारी बुराई हो रही है, मैं ये कह रहा हूं कि बी इंक्लूसिव। आपका भी रोल बनता है इंक्लूसिव रहने के लिए, नंबर 1। उसके बाद में डोंट बिकम सो इमोशनल एंड रिएक्टिव। सियासत ऐसी चीज है ना कि यहां पर ऊपर नीचे तनाव घटाव होते रहता है। और लार्जर इंटरेस्ट को देखिए, आप लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर आप लीडर बनना चाहते हो, लीडर रहना चाहते हो, आपके कौम के सबसे गरीब आदमी की जिंदगी में अगर तब्दीली नहीं आई तो आप लीडर नहीं हैं। यही चीज मैं सभी लोगों को बाहर कहता हूं कि ये सिख कम्युनिटी और जैन कम्युनिटी जो है, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए। उनकी कम्युनिटी में अगर किसी को थोड़ा भी कोई कम हुआ, चोट हुआ या वो गिरा नीचे, तुरंत बाकी सब मिलके उसको ऊपर उठा लेते हैं। वो बहुत अहम बात है जो मैं हिंदुओं को भी बोलता हूँ, खास करके मेरे ब्राह्मणों को भी बोलता हूँ, और खासकर जब मौलाना सबसे मिलता है उनको, उनके साथ भी मैं वही शेयर करना चाहता हूँ। आज के प्रेस मीट के जरिए से मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हुकूमत कोई भी पार्टी का हो, आपको उससे नफरत करने की जरूरत भी नहीं है, ना मोहब्बत करने की जरूरत है, बस उसमें पास रह के अपने काम निकालने की जरूरत है। ठीक है, मुसलमानों के लिए इतनी हमदर्दी कर रहे हैं जी, आप मुसलमानों के लिए इतनी हमदर्दी कर रहे हैं, इतनी नरम से बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो मुसलमानों का दिल दुखाते हैं। मुसलमान उनके दिल दुखाने के तरीकों को देखकर अपने आप को बीजेपी से दूर रखना ही पसंद करता है। मैं हूं ना, मेरे ऊपर भरोसा रखो। फिर धीरे धीरे सब जगह चेंज आ रहा है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है। क्या है ना कि ये इतनी बड़ी मुल्क को चलाना है और आगे बढ़ के लेके जाना है, आपके बिना नहीं हो सकता, सबकी जरूरत है यहाँ पर। मैं इधर से शुरू किया हूं, अगर मैं इधर से शुरू किया हूं, मैं इसी बीजेपी हुकूमत में पुलिस कमिश्नर था, कि आपके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया क्या? क्या मैंने भी कोई पॉलिटिशियन की तरह किया? जब मुसलमान को तकलीफ हुआ करता था सीए एनआरसी के दौरान, जब वहां मंगलूर में गोली चल के 2 लोगों की जान गई, उस समय उलेमा इकराम सीएम से मिलना, मैं बोला कि आप सीएम से मिलिए, सीएम को भी बोला। इस मामले में सर, आप मामले में आपकी कदर करते हैं, मुसलमान जो है आपके जो खिदमत हैं, सर्विसेज हैं, उसकी कदर करते हैं, उसे जो है बहुत ही कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन ये बात कही जा रही है कि भास्कर राव साहब ने सिर्फ इसलिए बीजेपी ज्वाइन की कि उन्हें टिकट मिला, इसलिए वो बीजेपी में आ गए, हालांकि वो बीजेपी के नजरियात पर वो नहीं है। इस वजह से क्या ये बात कही जा रही है? सब बात छोड़ो यार, वो सब इस पर आपकी कितना भी आप डिस्कशन कीजिएगा तो उस पर मेरे ऊपर भरोसा रखो। मुझे आप लोगों ने बड़े करीब से देखा है, दूर से नहीं देखा है, बड़े करीब से देखा आप लोगों ने, और किस तरह से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी
खास करके सीएए, एनआरसी और कोविड के दौरान मैं आपके साथ कैसा सलूक किया आपने देखा है। उसी के ऊपर में आप मेरे बारे में डिसीजन, आप अकेले बदलेंगे सर एडाजी को जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है? वो भी मैंने अकेले ही किया था, वो भी मैंने अकेले किया था। मैं कहता हूं किसी भी अहम काम के लिए निकलने के लिए एक ही आदमी को पहला कदम लेना पड़ता है। जब ऐसे कदम लोगे ना, लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, आपको बेवकूफ बोलेंगे, आप चलते रहोगे, थोड़ा देर देखते रहेंगे, उसके बाद आपके साथ चलना शुरू करेंगे। अगर कोई चलने के लिए शुरू नहीं होना चाहता है, उससे क्या फायदा हो सकता है? किसी बीजेपी के लीडर्स कहते हैं हमें मुसलमानों के वोटों की जरूरत भी नहीं है। आपको, आप मेरे ऊपर भरोसा रखो ना, मैं चामराजपेटे से शुरू करूंगा। मैं चामराजपेट से एक सिलसिला शुरू करना चाहता हूं, जो कि सारे, जब मुझे टिकट मिला और खास करके चामराजपेटे के लिए मिला, मुझे बहुत ऊपर से ही मुझ पर एक जिम्मेवारी दी गई कि आप यहां जाके लोगों का दिल जीत के एक चेंज करके लाइए। अगर मैं तो यही कहता हूं, अगर मैं फेल हो गया यहां पर, मतलब आपके करीब, इतने करीब होने के बाद अगर मैं ही फेल हो गया, शायद मेरे बोलने में या कुछ करने में कोई गलती होगी शायद, या पूरी तरह से आप मेरे बारे में आप कन्विंस नहीं हो पाए करके। सो मैं यही इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं आपके सामने दिल जीतने के लिए आया हूं, किसी को हराने के लिए या किसी को जलील करने नहीं आया। सर बीजेपी हर तरफ जो है नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाकर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। क्या भास्कर राव अपना चेहरा दिखाएंगे या नरेंद्र मोदी? चामराजपेट में तो दिखाएंगे जी। आप मुझे एक मौका देके तो आजमाओ ना, एक मौका देके आजमाओ। और ये सब पॉलिटिक्स जो है चुनाव तक होती, चुनाव के बाद में अगर हम सब मिलकर रहे ना, बहुत कुछ हम ठीक कर सकते हैं, बहुत कुछ हम ठीक कर सकते हैं। अगर जिंदगी में अगर हम शक पर शक करते रहेंगे ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं पर सही हो या गलत हो, हमको भरोसा करना ही है। और मैं यही कह रहा हूं ना, पर मेरे ऊपर भरोसा करो ना। उस समय सवा साल तो मेरे ऊपर आपने भरोसा किया ना, सवा साल आपने। आज मैं 3-4 दिन पहले मैं पादरायणपुर गया था, साइकिल पर गया था। कम्युनिकेट करने का तरीका भी होता है। मैं वहां जाके अपने पार्टी का कोई नारे नहीं लगाया, ना ही अपने पार्टी का शॉल ओढ़कर जाके मैंने कुछ अपने वोटें मांगने गए। तो साइकिल पर गया और 3-4 दुकान पर चाय पिया, बिस्मिल्लाह चाय का दुकान पर गया और अलग अलग चाय के दुकान पर जाके उनके साथ बातें की। पहले तो मेरे साथ वो बात करने में थोड़ा ये उनको डाउट लगा। जब मैं बैठा बात करना शुरू किया तो बोले कि साहब आपके ऊपर हमको बहुत मोहब्बत है, लेकिन आप जिस पार्टी में हैं हमको तो, लेकिन जहां तक चामराजपेट का सवाल है, मेरे ऊपर आप भरोसा रखो करके। और यकीन से मैं कहता हूं, मैं अपने तजुर्बे से यहाँ के लोगों को जिंदगी को बेहतरी इंप्रूव करने के लिए, एट द एंड ऑफ द डे मुसलमान और हिंदू एक ही है। उसको अपने बच्चों की तालीम चाहिए, घर में बड़े बुजुर्गों का सेहत चाहिए, एक नौकरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, बस वही है। बाकी इबादत तो अलग अपने करते रहता है। ठीक है सर, आप लोगों को कन्विंस करने के लिए इतनी दिक्कत हो रही है, आपको नहीं लगता आप गलत पार्टी चूज कर ले? अगर दूसरी पार्टी को भाई आपकी सोच है, कन्विंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। मैं यहाँ के अपनी वकालत कर रहा हूँ, मैं अपनी वकालत कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आपने हिंदू मुस्लिम का मसला, मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम चीज को भूल जाओ, पहले हम दरार भरते हैं। मैं ना हराने आया हूँ, ना जलील करने आया हूँ, आपका दिल जीतने आया हूँ करके। तो इसलिए से थैंक यू वेरी मच।